हमारे साथ में डॉक्टर राजम भी हैं। तो हम दोनों ने आई थिंक इस हफ्ते की शुरुआत हम दोनों ने साथ में की थी, और अच्छा लग रहा है कि आप सभी के साथ में इस रास्ते पे अभी आखिरी दिन भी हम दोनों आपके साथ रहेंगे। और आशा है कि आप सभी को इस हफ्ते से ऐसी थोड़ी जानकारी मिली होगी जिससे आपका जो काम है, जो कोविड के पेशेंट्स के साथ में, उसमें आपको थोड़े टिप्स मिले होंगे, थोड़े पॉइंटर्स मिले होंगे, थोड़ी ऐसी चीजें, इंफॉर्मेशन और नई तरकीबें मिली होंगी जिनसे आप उनका केयर और अच्छी तरह से कर पाएंगे। कल हमने देखा था कि एंड ऑफ लाइफ की हमारे जीवन के अंतिम क्षणों में या अंतिम दिनों में कौन सी चीजें मायने रखते हैं, और इस सिचुएशन में हम पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा सब लोगों के साथ में ये डिस्कस करते हुए, आप सभी के विचार कि हमने ये डिस्कस किया कि हम क्या सोचते हैं, एक गुड डेथ के बारे में हम क्या सोचते हैं। और ये बात की जैसे हम हर बच्चे के जन्म के लिए हम तैयारी करते हैं, वैसे हर व्यक्ति के जाने की भी तैयारी करनी चाहिए। और अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान दें तो हम ये एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि अंत सफरिंग के बिना हो, और ना कि पेशेंट लेकिन उनके परिवार वालों के मन में भी जो दुख दर्द है उसे हम किसी हद तक, कुछ हद तक थोड़ा तो कम कर पाए। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज और कल हमने बात की थी इस बात की कि इस महामारी जिसमें पूरी दुनिया अभी पूरी ऐसे संकट के समय में है, जो एसेंशियल वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनपे भी काफी दुख बीत रहे हैं। तो इसका असर हम सभी पे कैसा होता है, पेशेंट्स पे, फैमिली मेंबर्स पे, और ये सारा जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, तो इसके बारे में हम आज थोड़ी बात करेंगे। और मैं डॉक्टर राजम को भी इनवाइट करूंगी एक दो उनकी तरफ से कमेंट्स के लिए कि आज के हमारे क्या होप्स होंगे, क्या आशाएं हैं आपके साथ में आगे बढ़ते हुए। नमस्कार एवरीबॉडी। कल मुझे रजनी ने बताया कि आप लोग ने जो सेशन एंड किया वो बहुत एक अच्छे से नोट पे एंड किया, एक बहुत बढ़िया गाना सुना के किसी ने, सो थैंक यू वेरी मच। इसी की आशा है कि हम इस वीक में न सिर्फ आपको मेडिकल जानकारी दें, बट एक दूसरे का सहारा कैसे बने, आप और आपके पेशेंट्स का सहारा कैसे बने, और हम इतने दूर रह के भी आपको कैसे सपोर्ट करें, आपकी परेशानियां, कठिनाइयां कैसे कम कर सकते हैं, यही सब टिप्स लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज का हमारा आखिरी सेशन होगा, फिर न जाने हम कब मिलेंगे या कितने दिनों बाद मिलेंगे। उम्मीद ये है कि हम आप सबको एक दिन जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे, बट ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा और आपका एक रिश्ता बने रहे। जब भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज हमें पैलियम इंडिया के थ्रू या पैली कोविड केरला के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी आपसे ये जानने में कि आप लोगों ने इस वीक से जो सीखा है वो कैसे आपने अप्लाई किया, आपको कैसे आपकी प्रैक्टिस में कैसे फर्क महसूस हुई, आपको कैसे तसल्ली मिली, इस बारे में आप जरूर शेयर कीजिएगा। एंड आगे और समय न लेते हुए मैं डॉक्टर रजनी को अपना स्क्रीन शेयर करने बोलूंगी, और प्लीज जैसे आप पूरे हफ्ते चैट बॉक्स में क्वेश्चंस, थॉट्स या सजेशंस डालते हैं वैसे डालते रहिएगा, ताकि हम आपसे सीखें जैसे आप हमारे लिए हर हफ्ते इस हफ्ते हर दिन आए हैं। हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। सो थैंक यू वेरी मच, और ओवर टू यू रजनी। तो इसके साथ में मैं अपना स्क्रीन शेयर शुरू कर रही हूँ। पूछना चाहूंगी, आपको स्क्रीन नजर आ रहा है और आवाज ठीक तरह से आ रही है? माय स्क्रीन, या परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है कि मेकिंग सेंस ऑफ डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस का मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप अपने शब्दों में बताएं कि आप इसका क्या समझते हैं। डिस्ट्रेस का क्या मतलब होगा, आपकी भाषा में आप बताएं। या जहां भी आप काम करते हैं उस स्टेट में क्या यूज करते हैं डिस्ट्रेस। कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं जिसके लिए हिंदी शब्द मिलना मुश्किल है, और कभी कभी कुछ हिंदी शब्द हैं
जिसके लिए अंग्रेजी शब्द मिलना मुश्किल है। तो डिस्ट्रेस क्या आपके स्टेट में क्या वर्ड यूज किया जाए? पीपल आर स्टिल जॉइनिंग इन। अच्छा, तो कई वर्ड्स लोग यूज करते हैं इसके लिए कि कई लोग कहते हैं पीड़ा है, तनाव है, दर्द है, दुख है, शोक है। डिस्ट्रेस वैसे एक कॉम्बिनेशन हो जाता है ना कि एक बेचैनी भी होती है, तो इतने सारे चीजों का कॉम्बिनेशन होगा डिस्ट्रेस मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है डॉक्टर राजम? करेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जितेंद्र कुमार ने लिखा है गौचन CHO से, सफरिंग, ग्रेट पेन और डिफिकल्टी। तो वो भी एक सफरिंग एक शब्द है जो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट सफरिंग के वजह से जो मानसिक तकलीफ होती है उसे डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं। सो डिस्ट्रेस का कारण बहुत कुछ चीज हो सकता है। हेल्थ एक चीज हो सकता है, जैसे अभी हम गुजर रहे हैं वो दौर से, जैसे लोगों के काम, जॉब्स चले जा रहे हैं, लोगों को इनकम नहीं मिल रहा है, लोगों की जानें चली जा रही हैं, डॉक्टर्स नर्सेस को तकलीफ हो रही है कि पेशेंट्स की इतने सारे एक साथ वो मौत देख रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स ने बोला है कि हमने कभी अपनी जिंदगी में इतने सारे नहीं देखा है। सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टेंशन लिखा है अनीता ने। सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रेस हो सकता है। ओवर टू यू रजनी। हाँ जी, तो ये है कि डिस्ट्रेस वैसे भी जो हेल्थ केयर के सिस्टम में बहुत लोग महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर राजम ने कहा, हमारे जॉब का एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है कि हम दुख, दर्द और मौत, मृत्यु देखते हैं करीबी से। लेकिन ये कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इतनी मात्रा में, इतने नंबर्स में हमने कभी इतना दर्द देखा नहीं है। तो एक बहुत जरूरी पार्ट होगा कि हम इसे असेस करना, कैसे असेस किया जाए, इसका कैसे हम माप ले सकें, इसके लिए क्या किया जाए, हम कितने डिस्ट्रेस लेवल के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए थोड़े हमें आज पॉइंटर्स मिलेंगे। खास करके इमोशनल डिस्ट्रेस के बारे में, तो क्या क्या सिचुएशंस आते हैं लोगों के लाइफ में कोविड के कॉन्टेक्स्ट में। आपकी जो ई बुक में आपको कई पन्नों में एल्गोरिदम्स मिलेंगे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, वो है डिस्ट्रेस थर्मोमीटर। तो आप कैसे लोगों की पीड़ा, ये जो मनोसामाजिक, मानसिक, इमोशनल पेन जो है, जो जो लोगों पे बीत रही है अभी, और एक स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस भी है, उसको हम कैसे किसी हद तक मेजर कर सकते हैं। एग्जैक्ट मेजर नहीं होता, लेकिन एक गेज मिल जाता है हमको, और उसके हिसाब से हम उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में हम आगे बढ़ते हुए, So तो रमेश राजकुमारी जी। has also mentioned about stigma, भेदभाव से भी हाँ डिस्ट्रेस जी, होता है। Yes, I think हाँ कल भी जी, आपने बहुत उसके सही बारे बात में है। बात किया होगा, परसों रात। हाँ, हाँ। तो रमेश जी के साथ में हम चलते आए हैं इस हफ्ते में, और कई बार इस जर्नी में रमेश जी ने कहा है कि वो डरे हुए से लगे हैं, उनको बहुत बेचैनी है। वो नर्स से पूछते हैं कई बार कि मैं अपने परिवार को फिर से कभी देखूंगा। और ये पहले दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि जब वो पहले उनको बुखार और खांसी वगैरह शुरू हुआ था, तभी उन्हें डर था कि शायद उन्हें एडमिट करने की जरूरत ना पड़े, और उन्हें डर था कि अगर उन्हें एडमिट करेंगे तो फिर से आप अपने परिवार से मिलेंगे या नहीं। परिवार के लोगों को भी बहुत बहुत टेंशन थी कि वो चाहते थे कि कोई उनके पिताजी के साथ में रहे। उनको सहायता की जरूरत है, वो अकेले कभी नहीं रहे हैं, उनको लगेगा कि हमने उन्हें छोड़ दिया है। और आपके जो टीम है, जो डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, आप लोग सब पे भी काफी काफी टेंशन है, काफी तनाव से गुजर रहे हैं। आप लोग भी अपने परिवार से कई बार जब कोविड ड्यूटी पे होते हैं तो परिवार से दूर रहते हैं। तो क्या आपने आप सभी ने इसके बारे में कुछ सोच विचार किया है? आपने भी ऐसा देखा होगा सिचुएशन लोगों की फैमिली के साथ में, तो आप क्या बोलेंगे जब वो बोलते हैं क्या मैं इनको कभी देखूंगा, मैं अपने बच्चों से फिर मिल पाऊंगा? और अगर फैमिली पूछती है कि हम अपने पिताजी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, तो आप कैसे इसका रिस्पॉन्स देंगे? आप लोग भी जरूर ऐसे पेशेंट्स और ऐसे फैमिलीज और ऐसे परिस्थितियों से जरूर गुजरे होंगे
सो आई एम श्योर कि आप लोग भी रोज ऐसे स्थिति देखते होंगे, तो आप ऐसे परिस्थिति को कैसे करते थे और क्या मुश्किलें कठिनाइयां आपके सामने आती थी, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम आसान करें, क्योंकि ये कोविड जो कितनी जल्दी जाने वाला नहीं है और अभी काफी महीने और शायद एक आध साल जरूर हमें ऐसे बिताना होगा। तो इस डिफिकल्ट महामारी में, इस कठिन महामारी से हम कैसे इसको पूरी तरह जड़ से तो नहीं निकाल सकते, पर इसे कैसे एक दूसरे का सहारा बन के कैसे जूझे, इसमें पेशेंट, फैमिली और हम सब एक साथ हैं। तो आप प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कर लीजिए। आप चाहे तो ये 2 सवाल का आपके एक्सपीरियंस में क्या हुआ? क्या मैं अपने परिवार से फिर से मिलूंगा, या पिताजी को कभी अकेला नहीं छोड़ा, उनको लगेगा कि हमने उनको बस अबैंडन कर दिया? इसका क्या रिस्पॉन्स होगा? आपने कभी ऐसा देखा है होते हुए आपके पेशेंट्स के साथ में? तो ज्यादातर तकलीफ ये होती है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन में है ना, कि जो बुजुर्ग हैं, जिनको पहले से बीमारियां हैं, तो उनको पता है, उनको पहले से डर है। आजकल हमारे फोन पे, टेलीविजन पे मैसेजेस आते रहते हैं और काफी डर का माहौल है ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि अगर उनको थोड़ी भी बीमारी हो जाए तो शायद उनको क्वारंटीन सेंटर में या आइसोलेशन सेंटर में डाला जाएगा, वो अपने परिवार वालों के साथ में नहीं रह पाएंगे। उनको दूसरा ये भी डर होता है कि अगर उनको अगर वो घर पे रहें तो शायद उनके परिवार वालों को उनकी वजह से ये बीमारी उनको भी हो जाए। तो और एक और लॉस होता है जो बहुत, जो लोग ज्यादा डिस्ट्रेस, जो मानसिक तनाव ज्यादा फेस करेंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो शायद आइसोलेशन सेंटर में हैं और वो इतने बीमार नहीं, लेकिन उनका कोई परिवार वाला अस्पताल में हो और बहुत बीमार हो और शायद उनका निधन हो जाए। तो ये लोग अपने परिवार बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं कि वो भी हॉस्पिटल में या आइसोलेशन सेंटर में है, उनका कोई जो लव्ड वन है सीरियस हो गया है और वो वहां नहीं जा सकते और दूसरे परिवार वालों के साथ भी नहीं रह सकते। और दूसरे लोग जो है एट रिस्क इज हम सभी। तो जैसे मैंने कहा, परिवार वाले केयरर्स और हम सभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, तो हमें इन ग्रुप्स पे ज्यादा ध्यान देना है कि इनका डिस्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अब देखिएगा कि ये तो हमारे देश में आया था फरवरी में, तो अभी ऑलरेडी 6-7 महीने हो गए, और जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अब दुनिया में दूसरे दर्जे पे आ गए हैं कि सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अब हमारे देश में है। तो ये काफी टाइम लगेगा और ये काफी काफी समय से हम ये स्ट्रेस झेल रहे हैं, और आप काफी थकान महसूस कर रहे हैं सभी लोग। ये कब कब हमारा सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा? तो जब भी हम कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं, आप ये मानिए कि शायद महामारी नहीं, लेकिन जैसे अगर हमारे देश में हमने दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स भी फेस किए हैं, तो आप सोचिएगा कि अगर बाढ़ आए या कोई कहीं कुछ आग लग जाए या कोई भूकंप आए या ऐसे कुछ होता है, तभी क्या होता है कि ये थोड़ा लिमिटेड होता है, उसको किसी थोड़े टाइम में ठीक हो जाता है। तो थोड़े टाइम के लिए लोगों को एक बहुत ही अबनॉर्मल सिचुएशन में रहना पड़ता है। और हमारे जो कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, कि हमारे मन में ही थोड़े कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख झेल रहे हैं, बहुत दर्द झेल रहे हैं, लेकिन उसका अंत हमें नजर आता है कि अच्छा रिलीफ वर्क हो रहा है, अच्छा पानी अभी क्लियर किया जा रहा है, अच्छा घर वापस जाने का रास्ता हमारे सामने है, तो तभी हम कोप कर पाते हैं। तो हाँ, हम अपसेट हैं, हम स्ट्रेस्ड हैं, थोड़े मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे तो हम बीच बीच में हंस भी सकते हैं, हमारी एनर्जी लेवल ठीक है और हम इस आशा में रहते हैं कि चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिएगा कि ऐसा ही सिचुएशन हो गया और मैं बाढ़ का ही एग्जांपल लेते हुए आगे बढ़ती हूँ कि अच्छा आपको बोला गया है कि आपको रेफ्यूजी कैंप से शिफ्ट करेंगे, आपके घर के आसपास में जो पानी का लेवल है वो अभी वो रास्ता क्लियर होने वाला है। उन्होंने कहा कि 3 दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन 7 दिन हो गए हैं और अभी तक नहीं हुआ है।
आपको बोला गया है कि डॉक्टर्स आएंगे, खाना आएगा, ये होगा, लेकिन ये लेट हो रहा है, तो हम रिएक्टिंग लेवल पे आ जाएंगे, हम नर्वस हो जाएंगे, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम कभी कभी हाँ वाह रे सरकार ऐसे सब बोलेंगे कि हमें, और हमें नींद में तकलीफ होगी, हमें बदन में दर्द वगैरह हम महसूस करने लगेंगे। उसके बाद में भी अगर हमें रिलीफ ना मिले तो फिर हम उदास हो जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे। फिर लोगों का जो ये जो है और उसके बाद में जो होता है कि बस सरेआम एकदम गुस्से में बात करना, झगड़ा करना, मारा मारी हो जाना, तो ये सारे सिचुएशंस भी आ जाते हैं। तो ये हमने बोला कम्युनिटी में, लेकिन अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स में देखें तो ये भी होगा। आप रिलीफ वर्कर्स में देखिए कि अगर अगर उनके भी काम का कोई एंड ना हो, तो तभी वो भी तकलीफें महसूस करेंगे कि वो टीम वर्क बनाए रखें। अभी आप देखिएगा कि हमारे जो डॉक्टर्स एंड नर्सिंग के टीम्स हैं, जो पुलिस के टीम्स हैं, जो आशा वर्कर्स के टीम्स हैं, पहले से जितना काम कर रहे थे अभी कितना ज्यादा काम हो गया है, तो उनकी भी तबीयत खराब होती है, उनको भी नींद में तकलीफ होती है, और उनके भी कोपिंग मैकेनिज्म्स अभी एकदम खिंच गए हैं, जैसे कि रबर बैंड जो जितने ज्यादा हम खींच सकते थे खींच चुके, अभी ऑलमोस्ट स्नैप होने वाला है। तो ये हालत हो जाती है हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म से टू द रेड रेंज विच इज इल। तो ये हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं हम सभी ये स्ट्रेस से के साथ झेल रहे हैं। तो इसके कॉमन मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, इसका हेल्थ पे क्या असर होता है? तो आप मानिए कि एग्जाम के पहले आपको कैसा महसूस होता था? कोई बताना चाहेगा कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आप एग्जाम हॉल पे जाने वाले हैं, या तो रिटन या वाइवा एग्जाम के लिए, तो कहाँ आप फील करते हो अपने बदन में, क्या होता है आपके शरीर में? एक दो लोग अगर कुछ थोड़े। हाँ रजनी, योर नेम से रजनी हैज सेड आल्सो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि सही बात रजनी जी। आप हाँ। जब काम पे जाते हो तो आप भी आपके घर की समस्याएं भी लेके जाते हैं, और आपसे जो बनता है, आपसे जो नहीं बनता है, वो भी ऊपर नीचे होता है, तो आपकी भी फ्रस्ट्रेशन, वेरी वेरी ट्रू, कि आप उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, आपका फैमिली, आपका स्वभाव। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी ये सब हो सकती हैं। सॉरी रजनी, इट्स अप टू हाँ यू। जी, तो कोई थोड़े रिस्पॉन्सेस आ जाए कि एग्जाम के पहले कहाँ पे क्या फील करते हो आप शरीर में? हेडेक लिखा है वर्षा ने, हेडेक, और हाँ। अंजलि हाँ, और शशि ने लिखा है मैम बेचैनी होती है, रात को बेचैनी होती नींद है। नहीं आती है। रजनी हैज रिटन एंजाइटी होती है। बहुत हम्म। बढ़िया, थैंक यू। और कोई हाँ। कुछ रिस्पॉन्सेस देना चाहता है कि स्ट्रेस में, इमोशनल बहुत ही दबाव में ज्यादा पर मानसिक दबाव होता है। करेक्ट बबली, हम्म। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो एंजाइटी ये लिखा है। बहुत सही कहा आप सभी ने कि जब भी ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, ये पीड़ा जो होती है, हमें मानसिक तनाव हम महसूस करते हैं, तो इसे हम शरीर में भी महसूस करते हैं। कभी छाती में धड़धड़ाहट महसूस करते हैं, कभी कभी हाफनी लोग महसूस करते हैं, बेचैनी जैसे आपने कहा, कई लोगों को पेट में तकलीफ होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, कई लोगों को डायरिया हो जाता है, कई लोगों को टेंशन के मारे यहाँ पे ये पूरा तनाव की वजह से पूरा गर्दन, पीठ, सब कुछ ऐसे पकड़ लेता है। और अगर उनका हम फिजिकल से इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जो पीड़ा आप महसूस कर रहे हो आपके शरीर में, वो भी रियल है, और आपके मन में जो पीड़ा है वो भी रियल है। अगर पहले से आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हम इतने थक जाते हैं काम पे, बहुत ही भारी शिफ्ट रहा है, घर आए हैं, बीच में शायद शिफ्ट के बीच में शायद हमको बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी या भूख लगी थी या ऐसा कुछ था, लेकिन इतने बिजी थे कि, और हम पीपीई में हैं तो हम कुछ कर भी नहीं सकते जब तक हम बाहर आ जाएं, तो लेकिन इतने थक गए हैं कि खाने का भी जी नहीं करता, तो हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, इससे और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हमें कभी कभी टेंशन होता है कि शायद हम ये डिसीज अपने घर ना ले आए, तो इस टेंशन के वजह से नींद ठीक तरह से नहीं आती, नींद ठीक तरह से नहीं आती तो हमारा चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है। अगर पहले से हमें शुगर, बीपी या ऐसे कोई तकलीफें हैं तो ये बढ़ सकती हैं। तो राजकुमारी ने ऑल्सो लिखा है कि हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जब कोई पेशेंट बोलते हैं कि हम अपनी फैमिली से भी नहीं मिल
पाएंगे कि नहीं, तो एक भावुक हो जाते हैं इस समय। और पेशेंट, उनकी फैमिली के साथ हमारा व्यवहार एक हाँ परिवार के मेंबर की तरह होता है। एंड अनीता और राजकुमारी ने भी लिखा है कि घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो these are all the comments. So घबराहट, बेचैनी, हाँ एंड यू बिल्कुल ट्रीट, सही। जैसे आपने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स को भी सेपरेट रखना बहुत जरूरी है। आप आपके घर की समस्याएं काम पे लेके जाना और काम की समस्याएं घर, ये आसान है कहने के लिए, बट कोशिश करना है कि इसे सेपरेट कीजिए। दूसरी चीज, आपका लगाव पेशेंट की तरफ डेफिनेटली कंपैशन और सहानुभूति से होना चाहिए, बट एक क्या बोलते हैं, लिमिट से ज्यादा भी, वो भी हानिकारक होता है। तो ये सब एक टीम की तौर पे अगर आप डील करें, डिस्कस करें, तो ये 1-to-1 कनेक्शन न होते हुए आप एक टीम के साथ कनेक्ट करें, ताकि आप नहीं हो तो कोई और भी वो पेशेंट के साथ उतने ही लगाव से डील करेंगे। पेशेंट को भी अकेलापन नहीं महसूस होगा और आपकी भी स्ट्रेस ज्यादा नहीं होगी। तो टीम अप्रोच एक सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, शेयर करें, और फिर आगे की तरफ प्लान करके पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सही बात डॉक्टर राजन ने एकदम सही कहा कि टीम अप्रोच बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ये टीम अप्रोच के बारे में बात करते हुए ये रेड फ्लैग के साइंस जो है स्लाइड पे, ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को नोटिस करते हो कि वो कभी बोले कि नहीं दर्द की दवाई ज्यादा ले रहे हैं, या ऐसे लग रहा है कि आपकी कोई कॉलीग में भी आप नोटिस कर सकते हैं शायद कि अगर उनको पहले से स्मोकिंग या ऐसे कुछ आदतें थी तो ये बढ़ रही हैं स्ट्रेस की वजह से, या अगर कोई ऐसे कुछ बोले कि लगता है कि जिंदगी में कुछ मतलब ही नहीं है यार, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों, इन सारे ऐसे सटल साइंस जो है ना, जो कि अगर कोई ऐसे पासिंग में बोले तो इस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इट कैन मीन कि उनकी कंडीशन बदतर हो रही है, शायद उनको पहले से ही कुछ मानसिक तकलीफ, तनाव बढ़ने की वजह से अब ज्यादा तकलीफ हो रही है, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम ये टीम अप्रोच से ही, और ये समझते हुए कि सबके ऊपर ये सब बीत रही है, तो अगर हम ओपन माइंड रखेंगे तो फिर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब हम पेशेंट्स के बारे में या टीम किसी के भी बारे में बात करते हैं, तो ये जो सिचुएशंस आते हैं डिस्ट्रेस के, ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, मतलब एक दूसरे से झगड़ा करते हुए, लड़ते हुए इमोशंस हैं हमारे अंदर। तो एक साइड में मेरा इमोशन है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करना चाहती हूँ, लेकिन दूसरे साइड एक इमोशन भी है डर का कि मैं शायद मेरे पेरेंट्स घर पे हैं जो बहुत ही वृद्ध हैं, और मुझे डर है कि उनको कुछ ना हो जाए, या मुझे किसी पेशेंट की फैमिली ने बहुत बुरी तरह से बात किया, या मेरी कॉलीग ने या किसी सीनियर ने बहुत बुरी तरीके से बात की। तो ये सारे जो चीजें हैं हमारे अंदर, ऐसे एक जंग चल रहा है जैसे कि। तो जगह अगर आप किसी को भी देखें, या तो पेशेंट या पेशेंट के फैमिली या आपके कोई कॉलीग को, तो जब आप देखते हैं कि वो अनहेल्दी रेस्पॉन्स की तरफ जा रहे हैं, जो हेल्दी रेस्पॉन्सेस से हम डिस्ट्रेस का जो रेड साइड था वहां पे देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा सा प्रोटोकॉल होता है, इट्स अ टूल विच वी कैन यूज, कि अगर आप देखते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो दैट्स नेमिंग द इमोशन, कि ऐसे लग रहा है कि गुस्सा है, एंड इट इज ओके, इट इज एक्सेप्टेबल टू बी एंग्री इन दिस सिचुएशन। तो हम उनको एक स्पेस दे रहे हैं, इट्स अ सेफ स्पेस कि आप अपना इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हो। एक अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस करें, एम्पैथी जो कहते हैं ना, कि किसी और के जैसे सहानुभूति, मैं समझ सकती हूँ कि आप पे कितना टेंशन है, यहाँ पे कितना स्ट्रेस चल रहा है। अगर पेशेंट या केयर गिवर, कभी कभी केयर गिवर्स हमको बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक तरह से ख्याल ही नहीं रख रहे हो, कोई किसी को चिंता ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है कि मेरे पिताजी को क्या हो रहा है। तो हम उनसे कह सकते हैं कि आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मैं समझ रही हूँ कि आप पे क्या बीत रही होगी, आप अपने पिताजी से दूर हैं और आप चाहते हैं कि उनका ख्याल बहुत अच्छी तरह से किया जाए। तो आप उनको फिर रियश्योर कर सकते हैं। सपोर्टिंग द पेशेंट, कि अगर वो अकेले हैं, कई बार क्या होता है ना कि परिवार में एक ही होता है जो
सारे डिसीजंस लेते हैं, तो शायद एक फैमिली मेंबर होगा, शायद एक बड़ा भाई, एक बड़ा बेटा होगा जो सब कुछ डिसीजंस ले रहा है, और वो शायद सोच रहा है कि शायद मैं अपनी मम्मी को इतना बोलूं या बहन को उतना बोलूं, वो बहुत भावुक हो जाएगी, ये वो ऐसी सारी चीजें आते हैं। तो कई बार वो केयर गिवर अकेला होता है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप ये आप सब कुछ अपने लोड अपने सर पे ले रहे हो, आपके परिवार में कोई है जिससे आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, जिसके साथ में आप अपना जो ये सारे जो टेंशन्स हैं उनके साथ में कोई शेयर कर सकते हैं, शायद उनका कोई मित्र हो, कोई सहेली हो जिसके साथ में वो शेयर कर पाए, या कोई परिवार वाले हो। और थोड़ा हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ में उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये इमोशन को, ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है। तो अगर गुस्सा है तो गुस्सा कहाँ से आ रहा है, ज्यादातर गुस्सा या तो डर से आता है या किसी प्रीवियस ट्रॉमा से आता है। तो अगर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और वो जान लेंगे कि हम सुनने के लिए तैयार हैं, एंड वी अंडरस्टैंड कि कहाँ से ये इमोशन कहाँ से आ रहा है, तो फिर हम इस सिचुएशन को उनको हेल्प कर सकते हैं ताकि वो इमोशन को सही तरह से प्रोसेस करें और उनका डिस्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाए। तो ये ऐसे टूल्स हैं। ये इजी नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि हम इमीडिएटली काउंटर करते हैं, जैसे कोई कुछ हमें बोलता है तो हमारे अंदर भी इमोशंस आते हैं। तो हमें दोनों इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना है। वैसे ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, कई बार एक टर्म यूज किया जाता है इसके लिए जो मैं पहले पसंद नहीं करती थी। लोग बोलते थे इसको सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन बहुत आसान है या इतने मायने नहीं रखता। लेकिन मैंने रिसेंटली एक अच्छा डेफिनेशन सुना सॉफ्ट स्किल्स का। तो उसमें कहते हैं SOFT, सेल्फ, अदर, फीलिंग, थिंकिंग। तो ये सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन में हम अपने आप को शांत रखें, दूसरे जब बात करें उनकी इमोशन समझें, ये भी समझें कि हमारे अंदर उनके 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 वर्ड से, उनके बातों से क्या इमोशन जग रहा है और किसको ज्यादा मायने दें। फील करें कि हाँ मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे समझना है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनपे क्या बीत रही है। मैं घर जाऊंगी, मेरा शिफ्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके पिताजी यहीं पे रहेंगे, वो उनके पिताजी शायद गुजर जाएंगे, तो उनपे क्या बीत रही है। फीलिंग एंड देन Rajni, can थिंकिंग। you also repeat S for? S for self, Yeah, O self. for other, F for feeling एंड T for thinking। तो ये हुआ सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन का। ऑल्सो इसी बात पे आई वॉन्ट टू टेल कि हम जब एक दो लोग से बात कर रहे हैं तो हमारी जो अंदर रिएक्शन आती है, हमारे जो थॉट्स आते हैं, वो ही सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं। सामने वाला जो बोलता है, सामने वाला जो सोचता है, जो भी उसके बैकग्राउंड हो, गुस्से से या प्यार से जो भी बोलता है, वो उसके कंट्रोल में है। जो वो हम रिएक्ट करते हैं वो ही हमारे कंट्रोल में है, और वो ही हम सोच के ऑल्टर कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। अगर सब लोग ऐसे सोचने लगे तो ये दुनिया एक अलग जगह होगी जीने के लिए, क्योंकि हम ही ऐसे चीज हैं कि हम अपना रिएक्शन खुद कंट्रोल कर सकते हैं, अपना सब हर एक्शन का कंट्रोल हम ही कर सकते हैं। तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग आउट ऑफ दिस। सो ये भी इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। ये मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगी कि ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर्स को हर कोई जो आता है जो गुस्से में है हमेशा उनको खुश करना है या ऐसे कुछ, क्योंकि कभी कभी हम सभी झेल चुके हैं ऐसे लोगों के साथ में जो गुस्सा और अपना जो पावर है वो डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं ऐसे सिचुएशंस में। तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट के हित में क्या है, हम अपनी ईगो को आने ना दे बीच में और हमारी टीम को प्रोटेक्ट करें। और कभी कभी हमें फर्म होना पड़ता है कि अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन को यूज करके वहां पे फर्म होके लेना पड़ता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि अगर हमारे इमोशंस हम समझ लें और कंट्रोल कर पाए, तो उससे सबसे ज्यादा, जैसे कि डॉक्टर राजम ने कहा, अपना इमोशन, केवल हमारा इमोशन हमारे कंट्रोल में है, दूसरा तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हमारा इमोशन हम कंट्रोल कर पाते हैं तो हम सिचुएशन को स्टेबल कर सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अभी आगे बढ़ते हुए, सॉरी डॉक्टर राजम कुछ कहना चाह रहे थे? No. They have just said that they like this definition. Ritika said, thank you very much. It's a wonderful definition.
तो थैंक यू रितिका। हाँ, तो अभी देखते हैं कि ये जो रमेश जी के जो टीम जो देखभाल कर रही थी उनकी उनके उनके साथ भी यही हो रहा है, जो काफी डॉक्टर्स और नर्सेस हमारे देश में देख चुके हैं। एक ड्यूटी डॉक्टर जो है टीम पे, उनको बोल दिया गया है कि आप अपना फ्लैट खाली कर दीजिए, और लैंडलॉर्ड ने उनको बोला कि आप फ्लैट खाली कर दो, तो ये बहुत ही अपसेट हो गए और उन्होंने अपने पड़ोसी के डोरबेल बजाया और बोला कि देखो यार ये क्या हो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे घर छोड़ के जाना होगा, और वो नेबर दरवाजा इतना सा ही खोलता है, दूर से ही, वो पूरा खोलता नहीं है और बोलता है कि नहीं यार तुम मेरे घर पे मत आओ। तो बहुत दुख होता है उससे। और वो आते हैं ड्यूटी पे, और जो नर्स जो शिफ्ट पे है वो बोल रही है कि देखिए मुझे रमेश जी का कंडीशन बुरा हो रहा है और वो ये हो रहा है, ही इज एजिटेटेड, ही इज पुलिंग आउट लाइंस, और उनको भी एंजाइटी है क्योंकि रमेश जी के बेटे को कुछ बोलने के लिए कहा है लेकिन रमेश जी के बेटे का मूड अच्छा नहीं है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि हर चीज मुझे ही करना है, ये सिंपल सी बात है कि बेटे से बात करके बोल दो, अपडेट बोल दो कि क्या है। तो अभी नर्स को भी बुरा लगता है, बोलता है कि मैं कुछ भी करूं किसी को कुछ हेल्प ही नहीं हो रहा है, सब लोग मेरे पे चिल्ला रहे हैं। मैंने तो बस कहा कि रमेश जी के बेटे में बहुत गुस्से में है और उन्होंने बोला कि उन्हें डॉक्टर से ही बात करनी है, तो उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोला, लेकिन सबके इमोशंस इतने रॉ है ना कि एक एक वर्ड से सब सब एकदम ऐसे छोटे छोटे एक एक वर्ड से जैसे चिंगारी है जो लाइट अप हो जाती है। तो आपने ऐसे नोटिस किया है कि आपके टीम्स में भी लोगों का गुस्सा हो जाना या लोगों का थोड़ा रोना या काम में ध्यान या कंसंट्रेशन फोकस थोड़ा कम हो जाना, स्पीड कम हो जाना? हम जानते हैं कि पीपीई के वजह से ही काफी लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन उसके अलावा एक जो टीम डायनामिक होता है हमारा, आप सभी जानते हैं कि हम लोग काम करते हैं तो फ्लो में काम करते हैं एज ए टीम। तो ये सारे इश्यूज आपने नोटिस किए हैं? किसी ने स्पेसिफिक कोई एक उदाहरण शेयर करना चाहेगा? और जैसे रजनी ने बताया, ये पैंडेमिक के, ये महामारी के टाइम में शायद ज्यादा हुआ है, बट ये नॉर्मल वर्किंग टाइम में भी हम देखते हैं कि आइदर किसी का मत एक सही नहीं होता है कि कौन कैसे बोलना चाहिए, या फिर कोई डॉक्टर या कोई जूनियर डॉक्टर थोड़े रूडली बात करते हैं, या फिर कोई सीनियर नर्स हैं जो राउंड पे नहीं आती है तो उनको बुरा लगता है। तो ये सब चीज जो है वो नॉर्मली भी होती है, बट ये महामारी के टाइम क्या प्रॉब्लम है कि ज्यादा पेशेंट्स हैं, ज्यादा काम है, आपको भी डर है, सामने वालों को भी डर है, तो दिस ऑब्वियसली ये ज्यादा हो रहा है। तो इन्होंने, अनीता ने और राजकुमारी ने, दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि ऐसा देख रहे हैं वो तनाव भरा सिचुएशन टीम में। एंड भगत सिंह कॉलोनी से राखी छेत्री बोल रही है कि किसकी फैमिली में एक महिला को कोरोना पॉजिटिव आया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बॉडी पेन है, तो क्या वो घर पे ही क्वारंटाइन हो सकती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में देंगे, बट यस, अगर पेशेंट माइल्ड है या मॉडरेट पेशेंट्स हैं, उनको यंग है विद नो कोमॉर्बिडिटीज, तो स्टेट का अलग रूल्स हैं, क्योंकि स्टेट का अलग फैसिलिटीज हैं। तो काफी स्टेट्स में अपने हॉस्पिटल्स को लोड कम करने के लिए ये सुझाव दिया गया है कि वो अगर घर पे क्वारंटीन सेफली कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर छोटा घर है, लोग ज्यादा हैं, तो वो भी उस परिवार के लिए नामुमकिन होगा। सो आई होप राखी जी आपका ये आंसर हमने आंसर दे दिया है। बट कमिंग बैक टू टीम में टेंशन, टीम में तनाव, क्या आपने महसूस किया है? कैसे आप हैंडल करते हो? क्या आपको रोज उठ के काम पे जाने का मन करता है कि आपको लगता है कि काश मैं आज नहीं जाऊं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? प्लीज आपकी एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिए, और क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोविड तो यहाँ रहने वाली है, कहीं नहीं जा रही है, तो हमें ही अडेप्ट करना है इस सिचुएशन के। नो रिस्पॉन्सेज येट रजनी, बट यू कैन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम ये पार्ट भी शेयर कर लें कि देखिए अभी ये इस डॉक्टर को बोला गया था कि वो अपना मकान खाली कर दे, और ये बहुत लोगों ने फेस किया है। हमारी जो एक कोर फैकल्टी मेंबर है डॉक्टर चित्रा, उन्होंने कहा था कि वो कोविड वार्ड में साइकाइट्रिस्ट हैं, तो कोविड वार्ड में गई थी
पेशेंट को देखने के लिए, कंसल्ट अटेंड करने के लिए। और वो लिफ्ट में, हॉस्पिटल के लिफ्ट में जब वो थी, तो हॉस्पिटल के लिफ्ट का दरवाजा जब एक फ्लोर पे खुला, तभी किसी दूसरे डॉक्टर ने उनको देखा, वो लिफ्ट के अंदर आने ही वाले थे, और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि अच्छा, आप तो कोरोना वार्ड में भी राउंड लेती हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं वेट करूंगा, मैं कब दूसरे लिफ्ट में जाऊंगा या मैं पैदल स्टेयर से जाऊंगा। तो ये काफी लोगों ने महसूस किया है कि इवन जो लोग एजुकेटेड हैं, जो जानते हैं कि मास्क के साथ में दूरी रखते हुए भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ज्यादा ही दूरी रखते हैं। वो स्टिग्मा जो है वो हो जाता है, लोगों को कोविड पेशेंट लेबल किया जाता है, या वो कोविड वाला घर या कोविड वाली फैमिली ऐसे होता है। दूसरी एक बात, काफी तनाव काफी घरों में लोगों ने ये बताया है, और ज्यादातर महिलाओं ने ये बताया है कि जो उन्होंने फैमिली में बहुत स्ट्रेस फेस किया है अगर वो काम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो कई बार उन्हें बताया जाता है कि आप काम पे मत जाओ, क्योंकि या तो बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए घर में परिवार वाले कहते हैं कि जरूरी नहीं है आप जाओ। काफी नर्सेस ने बताया है कि उनके माता पिता उन्हें बुला रहे हैं वापस। जैसे मैंने कल कहा था कि हमारी जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, उनके मकान मालिक ने भी ऐसे बहुत तकलीफ दी थी, जब जब एंड सभी लोगों को जाके उनसे बात करना पड़ा था कि देखिए ये सारे प्रिकॉशंस लेती हैं, उनको घर से नहीं निकालना है किसी को भी। तो ऐसे होता है। मेरी मौसी को कोविड हो गया था, और उनके बिल्डिंग में केवल उनके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड उनके घर तक जाके खाना देते थे। मैं जाके खाना दिया करती थी उनको रोजाना, लेकिन बिल्डिंग के जो उनके तब तक जो फ्रेंड्स थे, वो कोई भी नहीं आया उस 2 हफ्ते में। तो काफी बुरा लगता है कि आप जानते हो कि मैं घर के अंदर ही रहूंगी, मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैं किसी भी लिफ्ट के बटन या दीवार को भी नहीं छूंगी। तो हमारे अपने, जब हमारे बिल्डिंग में जहाँ पे हम रहे हैं 10 साल से, अगर वो लोग आके इतनी भी मदद ना कर पाए तो बहुत बुरा लगता है। और इसका उल्टा भी हम देखते हैं कि अगर किसी फैमिली को पता चले कि उनके फैमिली में किसी का कांटेक्ट हुआ है कोविड पेशेंट के साथ में और उनको क्वारंटीन किया गया है, तो ये मैंने भी महसूस किया है। जब मैं दिल्ली से बैंगलोर आई थी, तो तभी क्वारंटीन के रूल्स थे बैंगलोर में कि 2 हफ्ते आपको घर के अंदर ही रहना है। तो मेरी सास को भी कहा गया कि आपको भी घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। और सारे बिल्डिंग के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, सभी ने बोला कि रोजाना हम में से कोई आके आपकी ग्रोसरी शॉपिंग का आपको फोन करके लिस्ट ले लेगा, और एक बास्केट में बाहर छोड़ के चले जाएंगे हम। तो दोनों चीजें देखे हैं हमने, स्टिग्मा भी देखा है और एक कम्युनिटी का सपोर्ट भी देखा है। लेकिन ये स्टिग्मा जो है ना, बहुत देर तक हमारे दिमाग में वो चोट रहता है उसका, तो काफी डिस्ट्रेस हो जाता है उसके वजह से। सॉरी, या राजेश? रजनी, राजकुमार सेड कि अगर हमें कम्युनिटी में काम करना है तो हमें सब कुछ सहना पड़ता है और उसका समाधान भी करना होता है। अगर पेशेंट हमें अब्यूज करे तो भी हमें सहन कर सुनना होता है, लेकिन उसके बोलने के बाद हम अगर उसकी बात उनकी बात समझ के कुछ अच्छा या कुछ बुरा कहे तो वो भी हमारी बात मानेंगे और समझेंगे। तो ये बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं राजकुमारी जी कि जो अगर पेशेंट बुरी तरह से बात करे तो भी आप अगर शांति से एक्सेप्ट करें तो वो और आप उन्हें समझाएं तो वो भी वो बात मानते हैं। तो काफी चीज कम्युनिकेशन के तरफ होता है, आपके रिएक्शन की तरफ होता है। और ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो काफी डिफिकल्ट रहते हैं, ऐसा पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होती है। तो हमें इस सिचुएशन से ऐसे निकल के आना है ताकि ना सिचुएशन ना हम इस पे इसके वजह से ज्यादा तनाव हो। ऑलरेडी काफी स्ट्रेस है, इसको स्ट्रेस को डिफ्यूज करने के लिए हमें सीखना चाहिए एंड एट द सेम टाइम खुद की देखभाल करना सीखना चाहिए, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एंड हमारे परिवार को भी। क्योंकि जैसे प्लेन में बताया जाता है ना, ऑक्सीजन मास्क गिरने पे पहले खुद पे डालिए फिर दूसरों को बचाइए। सिमिलरली अपने आप को पहले पूरी तरह संभालिए, फिर आप दूसरों को बचाने के लिए, इलाज करने के लिए बेटर पोजीशन में हैं। तो प्लीज डोंट
आप अपने आप को कम मत महसूस करवाना. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दूसरे का और अपने आप का संभालना बहुत बहुत जरूरी है. बहुत सही कहा राजम जी ने. और अपने आप को संभालने की बात आई, और अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉरल डिस्ट्रेस, कंपैशन फटीग और बर्नआउट. बर्नआउट आजकल काफी ये जो टर्म है ये काफी जगह हम सुन रहे हैं. एक अवेयरनेस बढ़ रही है इसके बारे में. और बर्नआउट को कभी कभी लोग एक स्पेक्ट्रम मानते हैं कि एक एंड पे होता है कि हमारी जॉब से सेटिस्फैक्शन कम हो जाना, और दूसरा एंड होता है जब हम एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन फिजिशियन सुइसाइड के बारे में सुनते हैं. सबसे दर्दनाक एक खबर मिली थी थोड़े महीनों पहले, और रिसेंटली एक और पिछले महीने में ही, तो शायद 3-4 महीने पहले न्यूयॉर्क की एक इमरजेंसी रूम की जो डायरेक्टर है, जो हेड ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन थी, उन्होंने अपनी जान ले ली. और रिसेंटली कर्नाटक के एक डॉक्टर ने अपनी जान ले ली, और ये काम के तनाव के वजह से था. तो बर्नआउट, मॉरल डिस्ट्रेस, कंपैशन फटीग, जो अब तक हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने इतना ध्यान नहीं दिया है, ये ऐसा नहीं कि ये महामारी के वजह से आया है, ये बहुत टाइम से है. अगर हम देखें तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं, आप आते हैं इस फील्ड में क्योंकि आप लोगों के बारे में केयर करते हैं, है ना. क्योंकि जैसे अभी कहा कि हमें सब झेलना पड़ेगा, राजकुमारी जी ने शायद कहा ना कि पेशेंट हमें गाली भी दे, कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन हमें तो अपना काम ठीक तरह से करना है. मतलब आप आते हो इस फील्ड में एक हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस के साथ में, एक अंडरस्टैंडिंग कि जो बीमार है, जिस पे ये बीत रही है, वो कभी कभी गुस्से के साथ भी रिएक्ट करेंगे. तो हम काफी रेडी रहते हैं अब्सॉर्ब करने के लिए सभी को. लेकिन फिर भी अगर सिस्टम हमें सपोर्ट ना करे, अगर टीम हमें सपोर्ट ना करे, तो हमें कभी कभी ये फीलिंग आती है कि हमारा काम ऐसे ही हम कर रहे हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है, एक मायने नहीं रखता, पर्पस नहीं होता है हमारे लाइफ में. और अगर हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या तो पेशेंट या फैमिली मेंबर्स या हमारे कॉलीग्स में ही अगर ये अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो इससे कंपैशन फटीग होता है. कंपैशन फटीग होता है कि अगर कोई आके बताए कि आईवी खत्म हो गया है, तो हम, हाँ मालूम है ना, आएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है यार, अभी आएंगे थोड़ी देर में, ऐसे बात करेंगे. तो उससे पहले अगर हम हमारे मन में कंपैशन है, अच्छा ऐसी बात है, बस 2 मिनट में यहाँ पे ये अपना ये काम खत्म करके आती हूँ, या 15 मिनट में आती हूँ, जो भी आप, वो जो टोन होता है ना, प्यार का टोन होता है, अंडरस्टैंडिंग का टोन होता है. लेकिन जब हम थक जाते हैं तो कंपैशन, वो सॉफ्टनेस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो हमारे टोन में चली जाती है. हम थक जाते हैं, अच्छे बन बन के हम थक जाते हैं शायद. तो कंपैशन में भी थकान आ जाती है. मॉरल डिस्ट्रेस होता है कि अभी हमने एथिक्स की बात की थी पहले दिन को, और हमने मेडिसिन के जो एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की थी, पेशेंट ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मैलिफिसेंस और जस्टिस के बारे में. पैंडेमिक के टाइम में जब हमारे रिसोर्सेज इतने कम हैं, हम सभी मॉरल डिस्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सही मात्रा में जो सप्लाईज चाहिए हमें, वो नहीं मिल रही हैं. जो कम्युनिटी को हेल्थ केयर की जरूरत है वो हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर सभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. आप सभी ने देखा होगा टीवी पे जो इमेजेस थे कि जो लोग पैदल घर की तरफ चल रहे थे, लोग भूख से मरे हैं. ये सारी चीजों को देख के हमें अपने आप के सिचुएशन पे ये ऐसे लग रहा है कि हम क्या कितने चीजें कर पाएंगे. और एक कभी कभी फीलिंग होता है कि अगर हॉस्पिटल में बेड्स पूरे हो गए, और आप जानते हो कि कोई पेशेंट आया है जिसको बेड की जरूरत है, लेकिन आप उनको नहीं ले सकते हो क्योंकि आपके पास ना तो बेड है, ना नर्सिंग स्टाफ है, ना डॉक्टर्स हैं. अभी कैपेसिटी हो गई है हॉस्पिटल की, जितने डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो इतने ही पेशेंट्स की देखभाल कर सकते हैं. आपके पास और रिसोर्सेज, कैपेसिटी नहीं है और लेने की. और पेशेंट के फैमिली मेंबर बोलते हैं कि आपको कुछ तो कीजिएगा, कोई भी, किसी भी अस्पताल में कोई नहीं है, कोई बेड नहीं मिल रहा है. लेकिन आपको वहां पे, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आप मॉरल डिस्ट्रेस फेस करेंगे. ये बार बार जब होता है, तब ये सब कंपाउंड होके मिलके बर्नआउट बन जाता है.
और बर्नआउट के साइंस क्या होते हैं? हम इमोशनली एकदम खत्म, एकदम मतलब एब्सोल्युटली जीरो एनर्जी, इमोशंस बिल्कुल नहीं है। हम सुबह उठते से ही हम महसूस करते हैं कि थकान। मैं जब सुबह उठती हूँ तभी मैं फ्रेश नहीं फील करूंगी, मुझे लगेगा, और मैं चल रही हूँ अस्पताल की तरफ, तो ऐसे लगता है कि काश मैं आज का दिन नहीं, अगर मुझे छुट्टी मिल जाती, आज नहीं जाना, काम करने का जी नहीं करता। डीपर्सनलाइजेशन, वो जो कंपैशन फटीग की बात थी, उससे पहले कभी कभी ये डीपर्सनलाइजेशन आता है कि जब हम ऐसे एक अपना काम मैकेनिकली करते हैं, एक मशीन की तरह, कि ये करना है, अच्छा हो गया, हाँ हो गया, हाँ ये लिस्ट तैयार हो गया, अच्छा उस पेशेंट का ये हो गया, हाँ ये वाले रिपोर्ट भेजने थे, हो गया। तो हम एक दूसरे से कनेक्शन जो है वो खो बैठते हैं, और शाम को जब हम घर जाते हैं ऐसे लगता है कि कुछ नहीं किया यार। आज देखो, आज भी इंडिया नंबर 2 पे पहुंच गया। हम इतना काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों लोगों में समझ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि लोग बाहर देखो, सब लोग घूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, शादियां पे जा रहे हैं, क्यों? सबको मालूम है, उनको देख नहीं रहे हैं कितने डॉक्टर्स, कितने नर्सेस, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स को कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जाने गई हैं। तो ऐसे ये भी होता है, और ऐसे लगता है कि ये जिस फिजूल में हम कर रहे हैं, कि हमारे वर्क का कुछ मीनिंग नहीं है, तो ये सारा मिलके बन जाता है बर्नआउट, और इससे हमें बचना है। तो एक ये और बहुत। पॉइंट राखी जी ने पॉइंट आउट किया है कि हमारा मैम काम पे जाने को करता है क्योंकि आजकल ड्यूटी पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और महिला अपनी सेफ्टी को देखते हुए भी मिलना चाहूंगी। सो यहाँ पे जेंडर लेके भी उन्होंने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है जिससे महिला को भी अच्छा फील होगा। सो आई थिंक बहुत सही एक्स्ट्रा बात। दिस इज बिकॉज आई थिंक महिलाओं को खास कर जैसे इवन घर पे रही महिलाओं को समहाउ ऐसा है कि ये पैंडेमिक में उनको ही ज्यादा काम मिल रहा है। घर पे भी काम करना पड़ रहा है, बाहर भी काम है, जिम्मेदारियां अलग है, और ऐसा कुछ अनकही अनलिखी बात है कि खाना सिर्फ महिला बनाना चाहिए, बर्तन कपड़े सिर्फ महिला करना चाहिए, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है। ये हमारी क्या बोलते हैं परंपराओं से चलती हुई, और ये सिर्फ भारत देश में नहीं, विदेशों में भी यही हालत है कि बहुत सारे महिलाओं को भी ये घर पे भी बर्नआउट होता है और हाँ, जॉब पे भी होता है। तो इसीलिए यस। मैं दरख्वास्त करूंगी जो भी पुरुष हैं ये बहुत इंपॉर्टेंटली उनके बात भी समझे, टीम वर्क में ये शेयर करें, और एक दूसरे का, ये जरूरी नहीं है कि महिलाओं का ही काम 1 2 3 है और पुरुषों का काम 1 2 3 नहीं है या वो नहीं कर सकते। हम सब सही इंसान बात। हैं, हम बराबर के हैं, और हम एक दूसरे का हाथ अभी नहीं तो कब एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। इंक्रीज वर्कलोड, करेक्ट, इसीलिए एक दूसरे का हाथ बटाना, और वो सेम लॉजिक है घर पे भी और सेम लॉजिक है हॉस्पिटल में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बर्नआउट प्रिवेंट करने के लिए। बहुत सही कहा राजम जी आपने। और यस, दिस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, ये हमें ऐसे टीम, जैसे हम पर्सनल टीम होती है, फैमिली की टीम होती है, परिवार एक यूनिट, एक टीम होता है, और प्रोफेशनल टीम भी होती है। तो जैसे अगर हम टीम में, जैसे डॉक्टर राजम ने थोड़ी देर पहले कहा था कि टीम वर्क बहुत जरूरी है, ये होम लेवल पे भी जरूरी है और प्रोफेशनल लेवल पे भी जरूरी है। और इससे अगर हम ध्यान दें कि किस पे ज्यादा तनाव, क्योंकि ये एक बात है कि हर एक ही टाइम पे सभी लोग सेम टाइम पे स्ट्रांग नहीं रहेंगे। अभी जो आपने कहा कि महिलाएं भी स्ट्रांग हो सकती हैं सेफ्टी बाहर, एक और चीज होता है कि हम प्रोजेक्ट करते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने मन के अंदर जो वीकनेस है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कभी कभी वो भी चाहिए, एक सेफ स्पेस चाहिए अपने थकान को, अपनी कमजोरी को एक्सप्रेस करने के लिए, वो भी जरूरी है। तो जब हम टीम्स के बारे में बात करते हैं तो एक इमोशनल साइकोलॉजिकल सेफ्टी की भी बात करते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी से टीम का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हम बर्नआउट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे हमने वो साइंस देखे कि कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो उसका मतलब है कि हम थोड़ा ध्यान दें, देखें कि अगर वो स्मोक या ड्रिंक्स ऐसे कुछ अचानक शुरू कर दिया या ज्यादा कर दिया, तो मतलब उन पे तनाव ज्यादा हो रहा है, वो कोप नहीं कर पा रहे हैं, कोई सुइसाइडल थॉट ना आ जाए किसी के मन में। तो ये एक चीज होती है। दूसरा होता है कि हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी कर सकते हैं एज अ टीम। आप में से कई लोग लीड कर रहे होंगे टीम्स को, तो अगर आप हफ्ते में एक बार भी एक 5 मिनट साथ में बिताएं और सब लोगों से पूछे कि बस 30 सेकंड 1 मिनट की शेयरिंग हो जाए कि
क्या आप कौन सा एपिसोड था इस हफ्ते में जिससे आपके आपके मन में बहुत इम्पैक्ट पड़ा। तो वहां पे एक सेफ स्पेस होना चाहिए कि लोग अपने दुख भी बांट पाए काम के जो रिलेटेड है, और जो विक्ट्रीज हैं वो भी बांट पाए। तो इससे टीम में एक फीलिंग आती है कि मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स, मेरे काम को देखा जा रहा है। एक ह्यूमन नीड होती है टू बी सीन एंड हर्ड फॉर व्हाट वी आर। हम जो काम करते हैं इससे बहुत पर्पस मिलता है हमें लाइफ में। तो ये अगर हमारे आसपास के जो हमारे टीम के लोग हैं वो देखें तो ये बहुत अच्छी बात होती है। बर्नआउट के लिए मैं आपके लिए एक और टिप प्रेजेंट करूंगी, और वो होता है कि उन दिनों जिस दिन आप बहुत थकान महसूस कर रहे हो और ऐसे लग रहा है कि ये काम इतना करे जा रहे हैं लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है, सोने से पहले आप अपने सारे इवेंट्स जो एक दिन के होते हैं बिना किसी इमोशन के एक बार ऐसे रिप्ले कीजिएगा। मैं सुबह उठी, मैंने नाश्ता बनाया, फिर ये हुआ, फिर ये किया, फिर काम पे गए, फिर ड्यूटी शुरू हुई, मैंने ओवर लिया, इतने पेशेंट्स थे, इस पेशेंट का वो हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, फिर मैंने ओवर दिया, फिर मैं यहाँ पे आई, फिर बच्चों के ये किया, व्हाटएवर। ऐसे एक आप करेंगे पूरा एक लिस्ट, अगर शायद 15 या 20 आइटम्स होंगे सोने से पहले जो आपके दिमाग में जाएंगे, आप जरूर एक मोमेंट को पाएंगे जिसमें आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, आज का दिन सफल रहा। इसको हम ट्रेजर हंट कहते हैं, इस दिन का ट्रेजर हंट। जब आप ऐसा एटीट्यूड शुरू करते हैं ऐसा कि हर रात को सोचें कि आज किस मोमेंट ने मुझे खुश किया, किस मोमेंट में मुझे लगा कि मैंने किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज किया है, तो ये जो ट्रेजर हंट है अगले दिन आप और नोटिस करेंगे और नोटिस करेंगे। तो इससे आपको ये जो पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग है वो मेंटेन रहेगी। वो बहुत जरूरी है। हमें बहुत लोगों को सर्व करना है, आपको बहुत लोगों को बहुत कुछ देना है, आपके मन में इच्छा है, लेकिन एक खाली प्याले से हम किसी को कुछ नहीं परोस सकते। तो अपने अंदर की फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को भी भरना बहुत जरूरी है। तो आते हैं फिर से जो नर्स जिसने कहा कि मैं जो भी करूं इससे किसी को कुछ मदद हो ही नहीं रहा है, मेरी लाइफ ही यूजलेस है, मैं कैसे करूंगी, मेरी सैलरी भी मैं कैसे कैसे आगे करूंगी ये काम, मेरी सैलरी भी नहीं आई है पिछले 3 महीने से, गवर्नमेंट की सैलरी अटकी हुई है। तो अभी क्या करें हम? अगर आप इस टीम में हो तो आप इस नर्स की मदद कैसे करेंगे? क्या आपने ऐसे सिचुएशंस देखे हैं या आपके कोई सुझाव हैं जो आप अपने टीम मेंबर को हेल्प कर सकते हैं? तो यहाँ पे थोड़े रिस्पॉन्सेज आए हैं रजनी। दे हाँ हैव जी, सेड महिलाओं को डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, महिलाएं ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं अपने आप पे। और सो मैंने कहा कि आप लोग सब अपने लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा समय जरूर निकालिए, मी टाइम जैसे 10 मिनट 15 मिनट जो भी होता है अपने लिए जरूर निकालिएगा। रजनी ने कहा है टीम रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर नहीं हो रहा है उस दिन तो इट इज, जैसे बोलते हैं, इट इज ओके टू नॉट बी ओके। तो कभी कभी ये बोलना, हमेशा हम टॉप नहीं रह सकते हैं। तो कोई भी दिन आपको ऐसे लगे कि आज आप 100% नहीं हैं, तो आप ये फ्रैंकली ऑनेस्टली आपके सुपरवाइजर को या टीम को जरूर बताइए, क्योंकि आपका 100% रहना बहुत जरूरी है आपके लिए और टीम के लिए। तो जैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम रिस्पेक्ट हो, आप एक दूसरे से फ्रीली बात कर सके, ये नहीं कि आप डरे डरे दबाव में रहें। तो रजनी आपको पूछ रही थी कि ऐसे टाइम में आप कैसे कर सकते हैं और किस इश्यूज पे आप फोकस करेंगे। नो रिस्पॉन्सेज येट, रजनी कैरी ऑन। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप सोचिएगा कि अगर मुझे मालूम है कि मेरी टीम में कोई मेरे किसी टीम मेंबर की लाइफ में बहुत तकलीफ हो रही है, या वो ऐसे होपलेस फील कर रहे हैं, अपने बारे में वर्थलेस फील कर रहे हैं, तो ऑप्शंस ये होते हैं कि अगर बहुत ही चैलेंजिंग पेशेंट है और आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास आपका रोस्टर जैसे आप अरेंज करेंगे या आपकी ड्यूटीज आप जैसे असाइन करेंगे, तो शायद अगर इस नर्स ने उस पेशेंट के फैमिली से ऑलरेडी बहुत कुछ सुना है, झेला है, तो शायद हम थोड़ा शिफ्ट भी कर पाए। एक दिन की आप ड्यूटी किसी और असाइनमेंट पे दे दें, या दूसरे पेशेंट को असाइन कर दें, या जो ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस वाले पेशेंट्स हैं, अगर मैं सुपरवाइजर हूँ या उस शिफ्ट की, तो मैं सोचूं कि अच्छा ये जो पर्सन है, ये जो डॉक्टर है, इनकी मम्मी बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, तो उनपे तनाव ज्यादा होगा, तो उनको थोड़े स्टेबल पेशेंट्स अलॉट किए जाएं, और जो ज्यादा क्रिटिकली
या ज्यादा चैलेंजिंग केसेस हैं वो किसी और को दिए जाए, तो ऐसे भी सिंपल सिंपल चीजें हम कर सकते हैं। थोड़ा एनकरेजमेंट भी हेल्प होता है। जब कोई बोलता है कि माई लाइफ इज वर्थलेस एंड आई हैव नो होप, तो जब वो छोटा सा अच्छा काम करें, एक टास्क अच्छे से खत्म करें, तो उनको एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट उनके सुपरवाइजर से, उनके सीनियर से, उससे वो ट्रेजर हंट दिन का ना, कि आज मेरी सीनियर मैडम ने मुझे बोला कि मैंने काम अच्छा किया, तो ये वो उनका ट्रेजर हंट बन जाता है कि उन्होंने एक काम अच्छे तरीके से किया। क्योंकि सब में हुनर होती है। आप सभी जो इस फील्ड में काम कर रहे हो, आप सभी बहुत सारे लाइव्स को टच कर रहे हो, और आप अपने जूनियर्स, आपके टीममेट्स की लाइफ को भी टच कर सकते हो। तो ये सब ध्यान में रखते हुए टीम के जैसे, टीम की डायनामिक्स के बारे में सोचना बहुत अच्छा होता है। तो ये ना कि हेल्थ केयर वर्कर्स, सोसाइटी भी जो है, पेशेंट भी जो है, पेशेंट और फैमिली, ये सभी इस टाइम पे बहुत स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं। ये अलग टाइप का पीड़ा है जो हम महसूस कर रहे हैं। कि कभी कभी जब हम देखते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स में इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं, तो हमारे मन में भी डर आता है। हम भी अपनी, जैसे कल के सेशन में हमने फेस किया कि हम, अगर हमारा अंत आएगा तो कैसे होगा, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारे थॉट्स आते हैं हमारे मन में। बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस को। ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात करना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत पर्सनल है। लेकिन और हर एक पर्सन का जो फैमिली सिचुएशन है वो यूनिक होता है, तो हर एक का सिचुएशन सेम नहीं होगा, उनके आंसर्स भी सेम नहीं होंगे। पेशेंट और फैमिली पे क्या बीत रही है जब वो जानते हैं कि वो लाइफ के एंड तक आ रहे हैं, कि उनको ये फीलिंग चाहिए होती है कि उनकी लाइफ में उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, काम ठीक तरह से किया। अगर किसी से कुछ कहना था, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस थी, तो वो खत्म करना चाहते हैं। उनका भगवान के साथ रिश्ता क्या है, उसको हील करने की कोशिश होती है कई बार। और प्रॉब्लम ये होता है कि ये सब, इसके बारे में कैसे बात किया जाए, ये हमें सिखाया नहीं गया है। ये हमने अपने आप को भी ज्यादा नहीं पूछा। जब हम अपने आप के अंदर झांक के अपने आप से ये सवाल करते हैं, और इन सवालों के जवाब हम अपने आप के लिए ढूंढ निकालते हैं, तब हम पेशेंट्स और फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये अपने आप के अंदर भी झांक के देखें, और इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चंस हैं एंड ऑफ लाइफ में और डिस्ट्रेस, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस के, इस अपनी इंक्वायरी के जरिए हम अपने पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज और कम्युनिटीज को भी हेल्प कर सकते हैं। वैसे जब साइको सोशल इंटरवेंशंस की बात की जा रही है, देखा हमने कि पेशेंट्स, फैमिली मेंबर्स भी बहुत स्ट्रेस के साथ झेल रहे हैं, जो एसेंशियल वर्कर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रेस के साथ झेल रहे हैं। तो वैसे कुछ ऑप्शंस हैं कि हम पता कर पाए कि उनका सिचुएशन कितना कैसा है, किस हद तक वो कोप कर रहे हैं अपने आप से, कि उनके जो रिएक्शंस हैं वो ठीक है। हाँ, हम जानते हैं सिचुएशन बुरा है, लेकिन अब क्या करें, हम जानते हैं कि आप लोग अच्छी ख्याल तो रख रहे हो पिताजी की, या वो कह रहे हैं कि कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कोप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये आपके पास एक एल्गोरिदम है आपकी ई बुक में। तो जब आप देखेंगे इसको, ये डिस्ट्रेस स्कोर जो है, इसको हम डिस्ट्रेस थर्मोमीटर कहते हैं। आप सवाल पूछ के, बात करके, सुन के, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सुने कि उनके इमोशंस क्या हैं। आप देखिए कि उनकी चिड़चिड़ाहट है कि क्या हो रहा है, क्या फिजिकल सिम्टम्स, आप खाना खा रहे हो, आप सो पा रहे हो, पिताजी अस्पताल में है, मालूम है, लेकिन आपको अपना ख्याल भी रखना है। तो ये सारी बातें जब हम करते हैं, या अगर किसी को, आपको मालूम है कि किसी का कुछ सब्सटेंस यूज या किसी की हैबिट है, तो वो बढ़ तो नहीं गई है। ऐसे सारी चीजों से हमें पता चल जाता है कि उनके रिएक्शंस, उनकी कोपिंग मैकेनिज्म्स कैसे हैं, और फिर हम उसके हिसाब से इंटरवेंशन सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार हम बस सेल्फ केयर सजेस्ट करेंगे, रीअश्योरेंस की बोलेंगे कि आपका ये महसूस करना सही है। कभी कभी क्या होता है ना कि रमेश जी का सिचुएशन नहीं, लेकिन कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि किसी ने किसी की बात नहीं मानी और कहीं गए। मैंने कहा था कि नहीं जाओ वहां पे, लेकिन मेरी बात मानते ही नहीं है, गए वो बाहर। और मुझे मालूम था कि वो मास्क का ध्यान नहीं देते, अगर उन्होंने भी मास्क पहना तो किसी और ने नहीं पहना तो उनको बोलेंगे नहीं कि मेरे से दूर रहे, लेकिन देखिए क्या हो गया अभी। तो लोग गुस्सा भी महसूस करते हैं अपने परिवार वालों के प्रति, जो एक्चुअली अभी बीमार हैं।
वो गुस्सा भी एक नेचुरल इमोशन है, तो टेल देम कि हाँ दीज आर नेचुरल थिंग्स, इट्स ओके। तो हमें उनको एक सहारा देना है, और कुछ फॉल्स अश्योरेंसेस नहीं देने, कि झूठ नहीं बोलना कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर अपनी, तो ये फैमिली और पेशेंट के बारे में हुआ। अगर किसी कॉलीग या कोवर्कर के साथ में है और कोई कोवर्कर अपना फ्रस्ट्रेशन बताए या बोले कि आई एम फीलिंग वर्थलेस, तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे थोड़े ना बोल सकते हैं। यू मस्ट बी पॉजिटिव। अगर हमारा ऐसा होगा तो, अगर हम लोग ऐसे बात करने लगेंगे तो लोगों का क्या होगा? वी हैव टू गिव देम स्पेस कि आई अंडरस्टैंड कि यू आर फीलिंग टायर्ड, यू आर फीलिंग बर्नड आउट, यू आर फीलिंग इमोशनली एग्जॉस्टेड। अगर हम उनको स्पेस देंगे तो वो एक्चुअली उसी से उनको वो सहारा मिल जाएगा कि दे विल बी एबल टू बिकम मोर पॉजिटिव। लेकिन ये बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग ऐसे बोलने से कुछ ठीक नहीं होता। अगर कोई एजिटेटेड हो रहा है तो रिलैक्स बोलने से या काम डाउन बोलने से वो होता नहीं है। बस सुनने से, उनकी समस्या समझने से और थोड़ा सपोर्ट नॉन जजमेंटल वे से ऑफर करने से तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कोई रेड फ्लैग देखेंगे तो जरूर आप स्पेशलिस्ट केयर के लिए रेफर कीजिएगा या किसी सुपरवाइजर को अलर्ट कीजिएगा कि मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज रियली गोइंग, इज गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये हेल्थ केयर वर्कर्स जो स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, ये रियल चीज है। ये पहले से ही हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेस एंड डॉक्टर्स में डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल्स, बर्नआउट इज मच हायर देन इन अदर प्रोफेशंस। तो इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हम सभी बहुत स्ट्रेस झेल रहे हैं। जैसे रजनी वेरी स्वीटली हैज सेड दैट उनकी एक फ्रेंड है जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं और सभी तरफ से उनको फ्रस्ट्रेशन है, एंड वो उनकी बात बैठ के आराम से सुनती हैं और वो बोलती हैं कि मुझे लगता है कि अगर मेरा थोड़ा सा टाइम उसको रिलैक्स करते हैं तो आई एम हैप्पी। तो यही एटीट्यूड है रजनी जो पेशेंट्स के साथ भी हो सकता है, जो पेशेंट्स के फैमिलीज भी गुजर रहे हैं, सबके लिए ये एक बहुत तनाव भरी सिचुएशन है ये महामारी। इसीलिए अभी जब पहले से कहीं ज्यादा वक्त है एक दूसरे की सहारा और सहानुभूति से पेश आना और एक दूसरे के प्रति काइंडनेस, कंपैशन और एम्पैथी से रिलेट करना, भले वो टीम मेंबर्स हों। इनफैक्ट इवन क्लास 3 क्लास 4 वर्कर्स, उनके भी बहुत से स्ट्रेस हैं, उनको भी काम पे आना ही पड़ता है, उनको भी डर लगा रहता है कि इसमें कुछ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं, वो भी छोटे से कमरे में अपने घर परिवार के साथ जाते हैं। तो सबके साथ एक अपनापन के साथ व्यवहार करने का यही एक वक्त है। या यस रजनी, ओवर टू यू। तो ये इससे मुझे याद आ गया एक इंसिडेंट जो एक डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया था, जो एक आर्टिकल में आया था। तो आई थिंक इट वाज ईदर यूके में था या आई थिंक यूके के किसी डॉक्टर ने एक इंसिडेंट डिस्क्राइब किया था कि वो कोविड वार्ड में काम कर रही थी और यूके में तब तक वो लेवल थोड़ा कम हो गया था, इतनी ज्यादा बिजी वार्ड नहीं थी तभी। तो उन्होंने राउंड किया, एक पेशेंट थी वहां पे जिनकी फैमिली बहुत दूर थी और वो उस दिन फोन पे भी नहीं बात करना चाह रहे, नहीं कर पाए थी उनकी फैमिली के साथ में। तो वो टीवी देख रही थी और इस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया, अपना राउंड खत्म किया और फिर थोड़ा टाइम था उनके पास में, तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं जाके वो कॉमन रूम में जाके बैठ के थोड़ी देर न्यूज़पेपर पढूं या टीवी देखूं या कुछ। तो वो जाती है कॉमन रूम में और वहां पे जैसे वो स्टिग्मा की बात हुई थी, तो वो उन्होंने वही महसूस किया कि वहां पे जो भी कैंटीन में टेबल्स पे या कॉमन रूम के टेबल्स पे जो लोग कोविड वार्ड में नहीं काम कर रहे, उन लोगों ने उन्होंने उनको देखा और नजर झुका दी, जैसे कि वो नहीं चाहते कि ये आके उनके साथ में बैठे। तो ये डॉक्टर फिर से चली गई कोविड वार्ड में, अपना पीपी उन्होंने पहन लिया और अंदर ही जाके वो पेशेंट के साथ में जाके पेशेंट टीवी देख रही थी तो उनके पास में जाके बैठ, और पेशेंट ने कहा उनको, अच्छा आपके साथ भी कोई नहीं बैठना चाहता ना? तो इस टाइम में पेशेंट ही डॉक्टर का सहारा बन गया जब उनके कॉलीग्स उनका सहारा नहीं बन पाए। तो वैसे ही बात कर रहे थे कि डिस्ट्रेस थर्मोमीटर के बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। तो ये स्क्रीनिंग टूल है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रेस लेवल आप एक थर्मोमीटर स्केल के जैसे मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े सब टॉपिक्स हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि किस लेवल पे आपको स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये घर के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, चाइल्ड केयर के, फाइनेंस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि उस नर्स ने कहा कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्कूल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में जो एंजाइटी हो रही है, जो हम फिजिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या तो पेशेंट या
हेल्थ केयर वर्कर्स सभी ये महसूस कर सकते हैं। आप जानते हो कि हम सभी ये फील कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा और कई लोग ने महसूस किया होगा, कान के पीछे वो स्ट्रैप्स की वजह से दर्द होना, नाक के ऊपर दर्द होना, सर दर्द होना, वो बैंड जो रिवाइजर पहनते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत रियल हैं। तो ये कितने सारे चीजें हैं, और स्पिरिचुअल, रिलीजियस, इमोशनल कंसर्न्स जो हैं, इस पे भी ध्यान देते हुए हम देख सकते हैं, ये लेवल भी हम फॉलो कर सकते हैं। आज आप कैसे महसूस कर रहे हैं, एक हफ्ते में आप कैसे महसूस कर रहे हैं? अगर आप देख रहे हो कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं आपके लिए, आपके किसी टीममेट के लिए, तो आप स्पेसिफिकली कुछ इंटरवेंशन उसके लिए देख सकते हैं कि कैसे वो थोड़ा रिलीव कर पाए हम आगे। हाउ कैन आई सपोर्ट समवन इन डिस्ट्रेस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चीज को बस मेजर करना या असेस करना, उससे तो कोई फायदा नहीं, उसको सपोर्ट भी करना होगा। तो ये जो है थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में, ये इमोशनल क्लोजनेस एंड मेंटेनिंग डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये वर्ड जो आ गया ना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये काफी लोगों ने, आपने भी सुना होगा कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, लेकिन कनेक्टेडनेस, इमोशनल क्लोजनेस एंड कनेक्टेडनेस है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये नॉर्मलाइज करें कि ये जो सारे इमोशंस हम फील कर रहे हैं, ये रिएक्शंस नॉर्मल है। Only when it becomes कि you're not able to control it at all and angry outbursts, irritability, performance is suffering, then it is beyond normal. लेकिन थोड़ा बहुत तो ups and downs हम सभी महसूस करेंगे। तो जो कोपिंग कॉम्पिटेंस है, हमारी कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, कभी कभी हम इसके बारे में अपने कॉलीग से बात करें, उसको थोड़ा वेंटिलेट करें हमारे मन में जो है, और वो बोले कि हाँ, आप जो फील कर रहे हो वो सही है, हम भी फील कर रहे हैं। तो ये बहुत हेल्प होता है। सेम वे में पेशेंट्स और फैमिली मेंबर्स के लिए भी, अगर फैमिली मेंबर बोले कि देखिए मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा कि आप अपने पिताजी के साथ में नहीं हो, लेकिन हम हैं, रीअश्योर करें, लेकिन उनकी फीलिंग को पहले एक्नॉलेज करें कि हाँ, जो आप फील कर रहे हो वो आपकी गलती नहीं है। उस बस ये बोलना कि आप ऐसे क्यों फील कर रहे हो, आपकी गलती थोड़े ना है, सबको ये फील, सबको सबको तो ये प्रॉब्लम है, ये उससे उनको कोई हेल्प नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसे फील हो रहा है, आप यहाँ पे रहना चाहते हो उनके साथ में, उनको हेल्प करने के लिए। तो ये आप जब एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से, तो उनकी कोपिंग मैकेनिज्म, उनको लगता है कि हाँ, वो सही सोच रहे हैं और कोई देख रहा है, सुन रहा है कि ये आप अपना बेस्ट कर रहे हो, जितना आप कर सकते हो उतना आप कर रहे हो। तो यूजिंग द टीम टू सॉल्व द क्राइसिस, कभी कभी एक सिंपल सिचुएशंस होते हैं कि कोई कई फैमिलीज में ये आइसोलेशन वगैरह की वजह से चाइल्ड केयर का प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर एक पर्सन एडमिटेड है और दूसरा केयर गिवर को क्वारंटीन में भेज रहे हैं, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तो ये सारे सिचुएशंस, अगर आप अगर कुछ हेल्प हो सकता है सोशल वर्कर्स या कम्युनिटी के लोगों के जरिए कि नहीं नहीं, यहाँ पे बच्चे रह सकते हैं, अगर माता पिता कहीं और क्वारंटीन में, आइसोलेशन में या हॉस्पिटल में है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट्स के फैमिलीज और कम्युनिटी सिस्टम को एंगेज करना। जो फिजिकल सिम्टम्स लोग महसूस कर रहे हैं, पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स कभी कभी आपको बोलेंगे जब वो फोन करते हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं सोई 3 दिन से, मेरा सर फटा जा रहा है, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि आपको भी मदद लेनी चाहिए, कि अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी दिया जाए। उनके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर वो दवाइयां ठीक तरह से नहीं ले रहे, तो वो भी एड्रेसिंग दो सोमैटिक सिम्टम्स। ये कॉलीग्स में भी आप देखिएगा कि एसिडिटी हो रही है, टाइम पे नहीं खा रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी टीच ईच अदर सेल्फ केयर एंड एड्रेस करेक्टली कि जब दवाइयों की जरूरत है तो तभी क्या किया जाए। तो आइडेंटिफाइंग डिस्ट्रेस का एक एल्गोरिदम आपके ई बुक में है, उसको जरूर देखिएगा। कई बार क्या होता है ना कि हम एल्गोरिदम्स देखते हैं, बहुत लंबे लगते हैं, टेबल्स और छोटी छोटी फॉन्ट लगती है, लेकिन इसमें आपको जरूर, हर एल्गोरिदम इस ई बुक में आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जो आप अगले 2-3 महीनों में यूज करोगे आपके प्रैक्टिस में। तो आप प्लीज जरूर एल्गोरिदम्स को देखिएगा, क्योंकि इसमें काफी चीजें आपको आइडेंटिफाई करने मिलेंगी। आप देखेंगे, जब आप ये एल्गोरिदम्स देखोगे तो आपको अपने जो एक्सपीरियंस के केसेस हैं आपके ध्यान में आएंगे, और आप देख पाओगे कि अगले केसेस में आप कौन सी स्ट्रेटजीज और इंटरवेंशंस यूज कर सकते हो। तो समराइज करते हुए कि ये डिस्ट्रेस जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोविड-19 का, ना केवल पेशेंट्स और फैमिली मेंबर्स के लिए, लेकिन हमारे लिए भी। तो ये जो साइको सोशल मनोसामाजिक इश्यूज हैं, इसकी तरफ भी हमें एज द प्राइमरी टीम ध्यान देना चाहिए।
और जो ये स्पिरिचुअल नीड्स हैं, अगर हम भगवान में मानते हो या ना मानते हो, सभी का कुछ बिलीफ सिस्टम होता है लाइफ में। एथिस्ट और एग्नोस्टिक्स का भी बिलीफ सिस्टम होता है लाइफ में। और हमारे काम में, हमारे वर्क में हमें मीनिंग, पर्पस, मतलब जीवन में कुछ एक, इसके लिए हम जी रहे हैं, वो एक फीलिंग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टाइम में जब पूरी पूरी कंट्री नहीं, पूरी दुनिया झेल रही है ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम, तो हम इस पे ध्यान दें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बर्नआउट, डिस्ट्रेस से आगे होता है प्रॉपर साइकियाट्रिक इलनेस ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी। तो हमने प्रिवेंटिवली सोचना है इसके बारे में। जो लॉस और ग्रीफ हम फेस कर रहे हैं, पेशेंट्स और फैमिलीज फिजिकल लॉस एंड ग्रीफ ऑफ डेथ एंड डाइंग फेस कर रहे हैं। हम लोग फेस कर रहे हैं एक लॉस एंड ग्रीफ ऑफ अ वे ऑफ लाइफ, ऑफ अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। वी आर फेसिंग द लॉस एंड ग्रीफ कि हम अपने पेशेंट को टच नहीं कर पा रहे। ऐसे हम कैसे कह देंगे? तो हम वी विल फाइंड वेज ऑफ ओवरकमिंग दैट चैलेंज। लेकिन ये हमें एक्नॉलेज करना होगा कि ये हम दुख महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर जब हम एक्नॉलेज करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, उसको मेजर करते हैं कि इसको कैसे हम एड्रेस करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसको सॉल्व करते हुए। तो मैं ये आशा रखती हूँ कि आप सभी ई बुक, एल्गोरिदम्स, सारे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वेबसाइट पे जो वेबिनार्स हैं, उनका सहारा लेते रहिएगा, उनको रेफर करते रहिएगा। हम सभी हैं आपके साथ में। जैसे डॉक्टर राजम ने कहा, होपफुली कभी ना कभी मुलाकात भी होगी। और जब भी आप चाहे, अगर आपके पास कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे या चैलेंजेस आप फेस करेंगे, तो आप प्लीज जरूर ईमेल कीजिएगा, रीच आउट कीजिएगा। जो टिप्स एको की जो टीम है, अरुण, राजलक्ष्मी, सभी लोग बहुत बहुत डट के काम कर रहे हैं। इतने सारे प्रदेशों से इतने सारे लोगों ने ये ट्रेनिंग की है, और ये सभी उनकी एफर्ट के वजह से है। जो टीम है जिन्होंने सभी को साथ में लिया, जो सबको साथ ले आए हैं, हम सभी को जोड़ के इस एक प्लेटफॉर्म पे पिछले एक हफ्ते से, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और ये जो स्पिरिट ऑफ सर्विस है कि हम कभी कभी इसको देखते हैं कि ये कैसा समय आ गया, लेकिन हमें हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होता है। हमने ये देख लिया है कि हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम्स में कमजोरियां क्या हैं, और हमने ये भी देखा है कि हमारे समाज में जो मजबूतियां हैं वो क्या हैं। तो अब इन दोनों को जानते हुए क्या हम एक नया हेल्थ केयर सिस्टम आगे बना पाएंगे, इसको और मजबूत कर पाएंगे, ये हमें देखना है। हम कैसे इस सिस्टम को हम सुधारें, इसे स्ट्रेंथन करें, और ये जो हमारे मन में है कि हम सर्व कर पाए अपनी कम्युनिटी को, तो किस भावना के साथ हम आगे ले पाएंगे। और इसके साथ में मैं एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करूंगी, if there are, we'll take 2 minutes for questions, and then I'm going to request Dr. Rajam, because she has a very beautiful song जो बहुत inspiring है. So there are some comments यहाँ पे. They have written that Rajni has written, I have learned so many things, very informative. Also हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये ट्रेनिंग से. So मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि ये कोविड के वजह से ही हम मिले हैं. So इस कोविड को एक तरह से हम अपॉर्चुनिटी, जैसे बोल रही थी रजनी मैडम, कोविड के वजह से हम एक दूसरे को मिले हैं. तो इस दुनिया को, हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट्स को, हमारे घर को हम सुरक्षित और क्या बोलते हैं बैलेंस्ड रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हम भी आपसे बहुत सीखते हैं. आप जिन शहरों से आते हैं हम उनके बारे में सीखते हैं, आप कैसे काम करते हैं उनके बारे में सीखते हैं. तो हमें भी आप लोगों से बहुत सीखने मिलता है. इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ बताना है तो आप प्लीज जरूर चैट बॉक्स में डालिए या अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी तो सेशन एंड हो गया है, तो स्क्रीन शेयरिंग भी नहीं है. We will ask Arun if we can extend for 5 minutes today. Yeah, I think we're already 4:50. One more quick question सभी के लिए, कि अगर आप एक या दो चीज कहना चाहेंगे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रो टिप या जो मिला इन 5 दिनों में, आप क्या सीख मिला आपको इन 5 दिनों में? आप क्या घर लेके जा रहे हैं? क्या आपका एक टेक होम मैसेज है? आपकी प्रैक्टिस में आप क्या इम्प्लीमेंट करना चाहोगे? थैंक यू शशि. और आई थिंक अरुण हैज अ फीडबैक फॉर्म, बट उसके पहले देयर आर नो कमेंट्स और क्वेश्चंस आई थिंक. Then I'm going to request Dr. Rajam कि प्लीज हमें इंस्पायर करें.
how to serve humanity better. Sure. जितेंद्र कुमार has written, आप सभी का धन्यवाद सर जी, आपके द्वारा दिया हुआ इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहा और आगे भी हमें काम बहुत हेल्पफुल होगा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच जितेंद्र. थैंक यू सो मच. सो ये फ्रेंडशिप का जो वातावरण है और सपोर्ट और सहारा का जो वातावरण है, इसे आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा संस्कृत का एक सॉन्ग है जो मैं अभी बोलूंगी, जो कांची कामकोटी के शंकराचार्य ने लिखा है और ये जो भजन है वो MS सुब्बलक्ष्मी जी ने फेमस किया था. तो मैं कोशिश करती हूँ सिर्फ 4 पंक्तियां गाऊंगी, आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगी. फ्रेंडशिप के ऊपर है, तो होपफुली वी विल रिमेन फ्रेंड्स. मैत्री भजत अखिल हृजेत्री, मैत्रीं भजत अखिल भिजेत्री, आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेष्वक्रमकाक्रमणम्, त्यजत परेशक्रममाक्रमणम्, मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री, मैत्रीं भजत अखिल भृजेत्री. थैंक यू सो मच. लेट्स बी सपोर्ट फॉर ईच अदर, और आप एक दूसरे का सहारा बनके होपफुली ये महामारी खत्म होके हम एक दूसरे से मिलेंगे. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू रजनी, थैंक यू अरुण, and Arun, over to you. Rajni, if you want to say something before Arun. Thank you so much for that beautiful song. और आपकी आवाज, आपकी केयर, आपकी नॉलेज सब बिल्कुल उतनी ही स्वीट है. थैंक यू सो मच डॉक्टर राजू. रजनी, वेरी स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. अरुण जी, may I request you, can we have the music that I had requested while you're doing the poll? कौन सा म्यूजिक चाहिए मैम जी? I had asked for उड़ जाएगा हंस अकेला.